चलो बच्चों, तो आज का हम लोग स्टेट का रिवीजन कंटिन्यू करें ना। हमारे स्टेट में थर्ड चैप्टर लीनियर रिग्रेशन वो हमने शुरू किया था कल से। कल लीनियर रिग्रेशन में आपने फर्स्ट एक मेथड सीखी होगी, जो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जो बेसिक 5 मार्क के जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो। ठीक है ना। कल का वो मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि उसके पुराने वीडियो थे, है कि नहीं, कि उसमें जब भी आपको क्वेश्चन में कोई दो वेरिएबल दिए गए हो तो उन दो वेरिएबल का रिलेशन बताती हुई एक इक्वेशन हम लोग बनाते हैं, है कि नहीं। हर सम में क्या करते हैं, लीनियर रिग्रेशन में वही कि हम लीनियर इक्वेशन तैयार करते हैं। एक रिग्रेशन इक्वेशन तैयार होता है कि जिसके अंदर हमारी फॉर्मूला आती है वाई कैप इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, है कि नहीं, कि एक्स और वाई वो कोई दो वेरिएबल हुए। सपोज सबसे सिंपल वही कि प्राइस और डिमांड दो वेरिएबल हुए, इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है वो उसके डेटा पर से हम लोग इक्वेशन तैयार करते हैं कि इन दोनों के बीच का रिलेशन ये है। ठीक है। फिर हम पता करते हैं कि सपोज x की जगह पर अगर प्राइस है और y की जगह पर डिमांड है, तो उन दोनों को डिस्क्राइब करती हुई एक इक्वेशन हम बनाते हैं, पूरी बनाते हैं ना। और उसके बाद उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि सपोज उसके बाद सपोज वैल्यू भी ढूंढते हैं कि अगर जो है वो x प्राइस इतना बढ़ेगा तो उसके कंपेयर में डिमांड कितनी कम होगी, या डिमांड में क्या चेंजेस आएगा अगर प्राइस में चेंजेस आ रहा है तो, है कि नहीं। इसको हम लोग कंपेयर करते हैं ना। ठीक है ना। तो यही कंपैरिजन तो इस इक्वेशन के थ्रू होती है। इस इक्वेशन में कल हमने देखा था कि भाई ये दो फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं। इक्वेशन ढूंढते हैं तो पहले हम बी ढूंढते हैं, फॉर्मूला में ये आता है ना ए प्लस बी एक्स, तो सबसे पहले तो बी ढूंढा जाता है। बी के लिए ये तीन फॉर्मूलाज हैं जैसे सेकंड चैप्टर में थी, लेकिन सेकंड चैप्टर में भी बताया था तीन में से कोई एक ही फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखो। ठीक है ना। सब सम वैसे ही करने हैं। सेकंड और थर्ड चैप्टर में जो आपके सम्स हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ सब सम करने की जरूरत नहीं है। एक मेथड पक्की याद रखो, लग रहा है कि ये हार्ड लग रहा है तो उसे ट्राई करो सिर्फ। ठीक है ना, उसे आप लोग ट्राई करो, बाकी नहीं। बाकी जो लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे जो मैं अभी बता रहा हूँ वो क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करो, वो सब करो आप लोग। बाकी इसमें मेथड समझ लो। तो पहले हर सम में हम बी फाइंड करते हैं। तीनों में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इन तीनों में से ऑलमोस्ट आप वही फॉर्मूला यूज करो जो आपने सेकंड चैप्टर में यूज की थी। सेकंड चैप्टर में भी आर ढूंढने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते थे ना, तीन। कोई भी एक फॉर्मूला से करो आंसर आ जाता था। आप लोग ऑलमोस्ट एक्स वाई की मेथड यूज करते हो, तो यहाँ पे भी बी ढूंढने के लिए वो एक्स वाई की ही मेथड यूज करो। दोनों चैप्टर के लिए सेम, इजी हो जाता है। दोनों की फार्मूला भी सेम है, सिर्फ इसमें फर्क रहता है कि भाई डिनोमिनेटर में सिर्फ एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर नहीं, और रूट नहीं है ना। सेकंड चैप्टर में हम करते तो रूट में आता था फॉर्मूला के हिसाब से, यहाँ वो नहीं है, यही तो चेंज है। तो इसलिए कोई एक ही मेथड याद रखो ना, दोनों के लिए इजी रहेगा। तो हर सम में हम पहले बी ढूंढते हैं, बी पर से फिर ए फाइंड करते हैं। बी आता है आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट, वो पहले फाइंड करते हैं। फिर इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं ए की वैल्यू, वाई बार माइनस बी एक्स बार। और ए और बी मिल जाए तो उसके ऊपर से लीनियर इक्वेशन मिलती है कि वाई कैप इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। और जहां लास्ट में हम एक्स की वैल्यू रखते हैं, है कि नहीं। कल ये पूरी मेथड हमने की थी ना। अगर नहीं की हो तो मेरे पुराने वीडियोस हैं, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में वो रखा है लिंक में, कि भाई ये मेथड आप लोग एक बार रिवाइज कर लो तो उसे एक बार देख लो शॉर्ट में। अब ये तो हमने ढूंढना सीख लिया, चलो। लेकिन आज हमें जो नया पॉइंट सीखना है वो है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का, आर स्क्वायर जिसे कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन वो कहलाता है कि आप जो ये लीनियर इक्वेशन बना रहे हो, जो भी इक्वेशन बनती है y कैप इक्वल टू a प्लस बी एक्स, हर सम के एंड में हम यहाँ तक पहुंचते हैं ना, y कैप इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो आपने जो इक्वेशन बनाई, दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन बताया, ये रिलेशन कितना रिलायबल है, कितना वैलिड है, वो चेक करना हो, इसकी वैलिडिटी चेक करनी हो, तो उसके लिए ये टर्म यूज होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कि सपोज प्राइस और डिमांड दो चीजें तो है, और प्राइस और डिमांड को डिस्क्राइब करती हुई मैंने एक इक्वेशन भी बना ली, लेकिन ये इक्वेशन कितनी हद तक सही है, बराबर ना, इसके ऊपर कितने लोग विश्वास कर सकते हैं कि हाँ नहीं आपने जो इक्वेशन बनाई वो परफेक्ट ही है। उस इक्वेशन की रिलायबिलिटी चेक करनी हो या फिर उसकी वैलिडिटी चेक करनी हो, तो उसके लिए ये यूज होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमने ढूंढा है, इस इक्वेशन के बेस पर ये हमने फाइंड किया,
और अगर उसका आंसर 0.5 से ऊपर आ रहा है, जितना ज्यादा 0.90, 0.95, 98, मतलब वो इक्वेशन उतनी ज्यादा रिलायबल है, उसकी वैलिडिटी उतनी ज्यादा सही है। और वही कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन अगर कम आ रहा है, 0.5 से कम हो गया कि 0.40, 30, 20 ऐसे अगर आ रहा है, मतलब जो आपने इक्वेशन बनाई है वो वैलिड नहीं है, उसको प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पाएंगे, आपका डेटा गलत है। ठीक है, इसीलिए ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में इनका यूज करते हैं। ठीक है, कंपनी में जो है वो यूज किया जाता है कि हमने जो डेटा पर से इक्वेशन बनाई वो इक्वेशन कितनी सही है, क्या हम इसको हमेशा यूज कर पाएंगे, तो उसके लिए ये फाइंड किया जाता है। और फार्मूला वाइज अगर कहो तो फार्मूला वाइज में कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन वो आर स्क्वायर कहलाता है। आर स्क्वायर मतलब जो आपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो आपने सेकंड चैप्टर में ढूंढा था ना, उसका स्क्वायर वो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है। ठीक है, मतलब कभी भी अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करना है तो आपने सेकंड चैप्टर में जैसे आर की फार्मूला देखी थी ना, मैंने तो यहाँ पे एक ही फार्मूला लिखी है, एन सिग्मा एक्स वाई। ठीक है ना, ये रूट में एक्स स्क्वायर रूट में वाई स्क्वायर, ये वाली फार्मूला। बाकी जो आर की तीनों फार्मूला थी आपकी सेकंड चैप्टर में भी, कोई भी फार्मूला से आर ढूंढ लो और उस आर का स्क्वायर कर लो तो वो मिलता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। जो आखिरी में आर मिलेगा उसका स्क्वायर कर लो, वो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है। बात आ रही है समझ में? ठीक है ना, मतलब यहाँ ऐसा हो जाता है कि इन क्वेश्चंस के लिए, ये टॉपिक के लिए आपका सेकंड और थर्ड चैप्टर मिक्स हो जाता है कि नहीं? सेकंड चैप्टर के भी सम यहाँ करना है, थर्ड चैप्टर का भी सम करना है, और एग्जाम में ये पूछा जाता है। एग्जाम में कैसे पूछते हैं कि आपको सम के नीचे लिखा हुआ हो कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ढूंढो, तो फिर यही ढूंढना है हमें। ठीक है ना, तो वही देखो, ढूंढने में बड़ी बात नहीं है, ढूंढना क्या वो पता होना चाहिए। बाकी फॉर्मूला तो जो आपने सेकंड में सीखी, कल थर्ड की सीखी, सेम ही फॉर्मूला, ढूंढना भी पूरी कैलकुलेशन सेम ही है, बस पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये ढूंढना है। वो ढूंढना स्टूडेंट भूल जाते हैं कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ ही है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ढूंढो, तो इसका मतलब हमें आर ढूंढना है। आर पूरा ढूंढ लो, फिर उसका स्क्वायर कर दो, तो वो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। बरोबर, या कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि भाई जो ये डेटा दिया हुआ है उसकी रिलायबिलिटी चेक करो, उसकी वैलिडिटी चेक करो, तो बिना भूले हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ढूंढना है। ठीक है, स्टूडेंट क्या करते हैं पता है कि भाई पूरा सम दिया गया होता है ना, तो पूरा क्वेश्चन उतावल में पढ़ते ही नहीं है कि भाई नॉर्मली ये तो ढूंढ लिया, इक्वेशन ये सब ढूंढ लिया, पर नीचे साथ में लिखा भी हुआ था कि इस इक्वेशन की रिलायबिलिटी चेक करो, मतलब इक्वेशन ढूंढने के बाद फिर से आर भी ढूंढना पड़ेगा हमें। अरे बात ध्यान, मैं उसके लिए ही ये समझा रहा हूँ कि एग्जाम में जब पूछे 5 मार्क्स में तो गलती मत करना, ये लॉन्ग सम की बात चल रही है। ठीक है, देखो एक दो इलस्ट्रेशन समझ रहे हैं, मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, खाली समझा रहा हूँ कि देखो इसमें ऐसे करना है। जैसे देखो इलस्ट्रेशन 13 है, इसका टॉपिक अगर देखो तो इलस्ट्रेशन 13, 14, 15, ये तीन आपके मेन इलस्ट्रेशन है। देखो आपका इलस्ट्रेशन 13 के वहां जैसे है ना, द फॉलोइंग टेबल शो द एक्सपीरियंस ऑफ टेक्नीशियन एम्प्लॉयड एट वेरियस कंपनीज एंड देयर मंथली सैलरी, मतलब जो भी टेक्नीशियन है उसका एक्सपीरियंस और मंथली सैलरी, वो दो हमारे डेटा है ना, एक्स और वाई उसे कहेंगे। ये दिया भी हुआ है एक्स और वाई। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड चेक द वैलिडिटी ऑफ लीनियरिटी अजम्पशन ऑफ रिग्रेशन बिटवीन द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड मंथली सैलरी। यहाँ क्लियर दिया हुआ है कि भाई कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, लिखा हुआ है कि खाली कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ही ढूंढना है, कि खाली यही ढूंढना है। एंड चेक द वैलिडिटी ऑफ लीनियरिटी अजम्पशन ऑफ रिग्रेशन, कि भाई अगर इसके ऊपर से हम ये लीनियर रिग्रेशन या लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं तो उसकी वैलिडिटी कितनी सही होगी, फ्यूचर में जब बनाएंगे ऐसी इक्वेशन तो वो कितनी सही इक्वेशन होगी, वो बताना है। तो इसका मतलब हमें इक्वेशन नहीं बनानी है, क्वेश्चन समझो भाई, इक्वेशन नहीं बनानी है, सिर्फ चेक करना है कि फ्यूचर में अगर इस डेटा पर से हमने इक्वेशन बनाई ऐसी तो वो इक्वेशन कितनी वैलिड होगी। बराबर, तो मतलब यहाँ इक्वेशन नहीं, भले थर्ड चैप्टर है पर थर्ड चैप्टर का सम नहीं करना है, सेकंड चैप्टर के हिसाब से हमें आर ढूंढना है। यही बात है कि सेक्शन एफ में जब पूछते हैं ना तो स्टूडेंट क्या करते हैं पता है कि हाँ भाई फर्स्ट वाला फर्स्ट चैप्टर में से, ये सेकंड में से, ये थर्ड का ही होगा, तो ठीक है थर्ड चैप्टर के हिसाब से कर लिया हमने, नाम खाली पूरे में से पढ़ते हैं रिग्रेशन, ठीक है रिग्रेशन थर्ड चैप्टर हो गया, पूरा सम कर लेते हैं। अब इक्वेशन बनानी ही नहीं है इसमें, ये एग्जाम में आया भी हुआ है, स्टूडेंट जब मिस्टेक करके चले आते हैं।
इक्वेशन नहीं बनानी, लिखा हुआ है कि अगर फ्यूचर में हमने अजम कर रहे हैं ऐसी इक्वेशन बना रहे हैं तो इक्वेशन कितनी वैलिड होगी वो बताओ, उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ढूंढो। भाई मुझे वो क्वेश्चन ही समझाना है, फिर आगे तो ढूंढना आपको आता है। अब जैसे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ढूंढना है मतलब आर, आर के लिए इन्होंने इसी फॉर्मूला से ढूंढा है एक्स वाई से, आप कोई भी फॉर्मूला से ढूंढो आर, कोई भी जो सेकंड चैप्टर में ढूंढा था, किसी से भी आर फाइंड करो और आखिरी में आर स्क्वायर। आर ढूंढने के लिए आपको पता है एक्स वाई के साथ फिर एक्स स्क्वायर एक्स वाई, वो ढूंढते हैं ना पूरा टेबल जो सेकंड में किया था हमने, है ना। देखो इन्होंने भी ढूंढा है कि भाई हमने पूरा जो है वो फाइंड कर लिया और जो आर मिला उसका स्क्वायर करेंगे। इन्होंने क्या किया है फॉर्मूला में कि पहले से ही स्क्वायर 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 लगा के रखा है। आपको पहले से इतने बड़े ब्रैकेट में स्क्वायर वगैरह ना लगाना हो तो आप नॉर्मली आर ढूंढो कि आर की जो भी वैल्यू मिले लास्ट में, और लास्ट में वो आर स्क्वायर कर दो कि आर स्क्वायर जो भी वैल्यू मिला उसका स्क्वायर कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपको आर नॉर्मली ढूंढना है सेकंड चैप्टर में जैसे कि, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं कि इतनी बड़ी फार्मूला इतना बड़ा स्क्वायर या ऐसे ब्रैकेट रखें, इनमें आधे में उन्होंने स्क्वायर रूट कट कर दिया है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये सब झंझट भले न पालो, तो नॉर्मल आर फाइंड करो, आर ढूंढ के लास्ट में जो आंसर आया उसका स्क्वायर करो, बरोबर। तो यहाँ जैसे आर स्क्वायर का आंसर आया 0.97, तो हमें बताना है कि वो वैलिडिटी है कि नहीं, नीचे सेंटेंस लिखना पड़ेगा भाई, बताया ना 0.5 से ऊपर हो तो वो उतना ज्यादा वैलिड उतना ज्यादा रिलायबल है। ये तो 0.97 मतलब हाँ ये डेटा मोस्ट रिलायबल है। नीचे सेंटेंस लिखा जाता है कि हियर द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज नियर टू 1, वो 1 के पास में ही है। सो वी कैन से दैट द लीनियरिटी assumption ऑफ रिग्रेशन बिटवीन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड मंथली सैलरी इज वैलिड। मतलब लीनियरिटी रिग्रेशन जो सपोज अगर हम ये लीनियर इक्वेशन फ्यूचर में बना रहे हैं तो वो वैलिड होगा। अरे बात समझ में, ध्यान से समझना भाई, ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन उसके लिए ही है। अब 14 और 15 वाला इलस्ट्रेशन भी वैसा ही है, समझा रहा हूं उसमें, ध्यान से समझो। 14 में कैसे दिया हुआ है उसके लिए भी डेटा है कि भाई दो चीजें हैं कि पहले जैसे है ना, इन ऑर्डर टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्किन डिसीज, the following information is obtained from 6 cities regarding the density of population and person suffering from skin disease। कि यहाँ पर कोई भी जगह की डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है कोई जगह और वहां कितने लोग स्किन डिजीज के पेशेंट हैं, डेटा है। नीचे क्या लिखा हुआ है, ढूंढना क्या है, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई एन ऑन एक्स। यहाँ क्लियर दिया हुआ है कि ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन, इसका मतलब कि हमें लीनियर इक्वेशन भी फाइंड करनी है, ये भी हमें ढूंढना है कंपलसरी, लिखा हुआ है, पहले वाले 13 इलस्ट्रेशन में नहीं था। तो यहाँ पहले है कि ऑब्टेन अ रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, तो ये तो ढूंढना ही है, और साथ में है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्किन डिसीज ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सिटीज 15,000। ये तो वो होता है ना कि आखिरी में x की जगह पर पूरा ढूंढ लिया फिर x की जगह पे 15,000 रख के सॉल्व भी करना, ये तो वो बात इक्वेशन जो हम करते हैं कल भी जैसे किया था। और साथ में है एग्जामिन द रिलायबिलिटी ऑफ दिस रिग्रेशन मॉडल, उसके बाद उसकी रिलायबिलिटी भी चेक करनी है हमें। यही स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। अब क्या करते हैं कि वो रिग्रेशन लाइन ढूंढ लिया, x की वैल्यू 15,000 रख के सॉल्व भी कर लिया, आखिरी का ये वर्ड पढ़ा ही नहीं कि एग्जामिन द रिलायबिलिटी, लिखा हुआ है कि रिलायबिलिटी चेक करो। अब ये मतलब इक्वेशन बनाई वो कितनी रिलायबल कितनी विश्वासकारक है, तो ये कैसे चेक होगा, ये चेक होगा कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से। तो जब लिखा हो ना कि रिलायबिलिटी चेक करो मतलब ये ढूंढना है, समझे। इसका मतलब कि ये 14th वाले सम में क्या करना होगा, पहले हमें लीनियर इक्वेशन तो बनानी है, पहले आप बी ढूंढोगे फिर ए ढूंढोगे फिर ये वाई कैप इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन में फिर एक्स की वैल्यू भी लिखोगे आप लोग, ठीक है, और सब हो जाए उसके बाद आर भी ढूंढोगे क्योंकि रिलायबिलिटी भी चेक करनी है कि एक्स की वैल्यू 15,000 लिख दी सॉल्व हो गया हमारा सम, नहीं, देखो इसमें भी दिया हुआ है कि उसके बाद आखिरी में आर स्क्वायर भी ढूंढना है। कोई भी मेथड से ढूंढो, देखो इन्होंने यूवी से ढूंढा, अब यूवी से ढूंढो कि भाई इतने बड़े नंबर हैं 12,000 14,500 तो उसको यूवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं करना हो आपको एक्स वाई से ही दोनों ढूंढने हैं तो एक्स वाई से ही ढूंढो, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। कल के वीडियो में मैंने दोनों मेथड सिखाई थी, दो अलग अलग वीडियो रखे थे, दोनों समझाया था कि यूवी में कन्वर्ट ऐसे करते हैं एक्स वाई में ऐसे। अगर आपको ये कन्वर्ट नहीं करना है तो भले ये बी और आर दोनों एक्स वाई से ढूंढो, कोई दिक्कत नहीं, पर ढूंढना है।
जब पूछा ना कि रिलायबिलिटी चेक करनी है तो उसको भूल मत जाना, बराबर। मतलब इसमें हमें ये भी ढूंढना है, ये तीनों चीजें, और उसके बाद आर भी ढूंढना है, आर फिर उसका स्क्वायर। भाई जैसे इसमें आर स्क्वायर का आंसर आ रहा है 0.10, देखो 0.10 आया आर स्क्वायर, तो इसका मतलब ये 0.5 से कम है, तो कहेंगे कि ये रिग्रेशन मॉडल वो रिलायबल नहीं है, ये डेटा पे विश्वास नहीं कर सकते, गलत है डेटा। ठीक है, यहाँ दिया है ना कि आर स्क्वायर इज वेरी नियर टू जीरो, सो इट कैन नॉट बी सेड दैट द रिग्रेशन मॉडल इज रिलायबल, कि ये रिग्रेशन मॉडल रिलायबल नहीं है, विश्वास नहीं कर सकते भाई। आई बात ध्यान? तो समझना कि जब क्वेश्चन में दिया हुआ रिलायबिलिटी चेक करनी है तो बिना भूले आर स्क्वायर भी ढूंढना है एक्स्ट्रा। क्लियर? ऐसे ही इलस्ट्रेशन 15 भी है, हमें ओरली समझा रहा हूं क्योंकि सम तो ठीक है आपके कैलकुलेटर से होगा, एज इट इज ही करना है। अब इलस्ट्रेशन 15 है, अब 15 में जैसे दिया हुआ है यहाँ पे 6 पेयर ऑफ फादर सन आर सिलेक्टेड इन अ सैंपल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू नो द रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ एडल्ट सन। हाइट ऑफ फादर और हाइट ऑफ सन, उनका हमें ये फाइंड करना है रिलेशन। सो यहाँ पे रिजल्ट दिया हुआ है सब। सो ऑब्टेन अ रिग्रेशन लाइन ऑफ द हाइट ऑफ सन एंड हाइट ऑफ फादर। ऑब्टेन अ रिग्रेशन लाइन मतलब क्लियर, ये रिग्रेशन इक्वेशन भी ढूंढनी है, y कैप इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये तो ढूंढना ही है। एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलायबिलिटी ऑफ रिग्रेशन मॉडल, कि फिर उस रिग्रेशन मॉडल की रिलायबिलिटी भी चेक करनी है, मतलब बिना भूले आर स्क्वायर भी ढूंढना है। समझे बात को? भले इसमें शॉर्ट में डेटा दिया हुआ है पर ढूंढना पूरा ही पड़ेगा भाई। ये वाई कैप भी ढूंढना है और आखिरी में आर स्क्वायर भी ढूंढना है, कोई भी फॉर्मूला से ढूंढो तीनों में से। जैसे इन्होंने फाइंड किया एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार से, ठीक है ना। कल ऐसा सम था ना, सेकंड चैप्टर में ऐसे सम किए थे, याद है? तो इन सम को हम क्या करते थे पता है, कि हम लोग यूवी में कन्वर्ट कर देते थे। तो अब इन सबको यूवी में कन्वर्ट करके सॉल्व करोगे ना तो भी चलेगा, इसकी तरह एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार से करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, दोनों मेथड से कर सकते हैं। चलो यूवी में अगर कन्वर्ट करना है, एक खाली पॉइंट बता रहा हूँ, जब मैं रफ करूँ एक समझा रहा हूँ, समझना पॉइंट को। देखो अब जैसे यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, अब आपको कंफ्यूजन हो कि भाई इसको किस मेथड से करें, कि भाई ये तीन में से कौन सी फॉर्मूला यूज करें, वो अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो सेकंड चैप्टर में भी ऐसा था। हम क्या कह रहे थे पता है, कि भाई इन सबको यूवी में कन्वर्ट कर दो, इजी रहता है, कोई भी ऐसा सम हो तो यूवी कन्वर्ट कर दो, यूवी की फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, इन्होंने ये कैसे किया हुआ है, इन्होंने किया है ये फॉर्मूला से, x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। क्यों इससे किया है, अगर इसका लॉजिक समझे, पहले टेक्स्ट बुक का लॉजिक, कि इन्होंने पहले ना x बार और y बार फाइंड किया, जो फॉर्मूला में चाहिए भी, a ढूंढना है तो x बार y बार तो चाहिए ना। तो x बार अगर फाइंड किया सिग्मा x अपॉन n, तो सिग्मा x दिया हुआ है 1020 और अपॉन n पे 6 दिया ना, 6 पेयर ऑफ फादर एंड सन। तो इन दोनों का अगर डिवाइड करें तो हो जाएगा कुछ 170 ही। और y बार अगर ढूंढे सिग्मा y अपॉन n, तो सिग्मा y दिया हुआ है 990 अपॉन 6, इन दोनों को डिवाइड करें तो 1 6 एंड 5 165। ये 170 और 165 मिला। अगर ध्यान से देखो तो यहां पर भी जो x में ये 170 और 165 ही दिया हुआ है, तो लॉजिक के हिसाब से ये x माइनस एक्स बार ही हुआ है कि नहीं। x माइनस एक्स बार, ये x बार ही तो मिला ना 170, तो लॉजिकली ये जो x माइनस 170 स्क्वायर है, मतलब ये x माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, कि x बार की वैल्यू ही वो दी गई है 170। ये y माइनस 165 का स्क्वायर है, मतलब ये y माइनस वाई बार का स्क्वायर है, कि y बार की वैल्यू 165 दिया हुआ है, बराबर। और ये जो 170 और 165 है, मतलब ये सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू 45 दी गई। तो इसीलिए यहाँ पे यही फॉर्मूला इन्होंने लगा दी कि x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, क्योंकि वही दिया हुआ है x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार। और r ढूंढने के लिए भी ये नहीं, जो सेकंड चैप्टर में x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार की फॉर्मूला आती थी वही यूज की है। करेक्ट है ये लॉजिक, अगर आपको एग्जाम में ध्यान में आ रहा है तो बिल्कुल इसी लॉजिक से करो, इजी रहेगा कि x माइनस एक्स बार की सीधी फॉर्मूला यूज हो जाएगी। पर बाय चांस अब एग्जाम में बैठे हुए आपने सेकंड चैप्टर की मेथड याद की है कि यार नहीं उसमें तो इन सबको हम यूवी में कन्वर्ट कर देते थे, तो यहाँ भी यूवी में कन्वर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यूवी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो हम जो u और v सपोज करते हैं ना कि u की फॉर्मूला आती है x माइनस ए, तो x माइनस ए, तो यहाँ पे x माइनस 170 जो दिया हुआ है, x माइनस 170 उसी को ही u सपोज कर लो। भाई a एज्यूम करना है तो कुछ भी एज्यूम करो, भले आप x बार ही क्यों ना एज्यूम कर रहे हो उसे,
ठीक है, तो आपको uv में कन्वर्ट करना है, तो ये x माइनस 170 उसको u सपोज कर लो, और v के लिए जो हम y माइनस बी लिखते हैं वो y माइनस 165, तो ये y माइनस 165 उसको v सपोज कर लो। ठीक है ना, फिर हम इन सबको अगर कन्वर्ट करें कि जैसे पहला दिया हुआ है सिग्मा x माइनस 170 का स्क्वायर, तो इसका मतलब x माइनस 170 उसको आपने u सपोज किया, तो ये हो गया सिग्मा u स्क्वायर, कि सिग्मा u स्क्वायर 60। फिर ये जो दिया हुआ है कि सिग्मा y माइनस 165 का स्क्वायर, तो मतलब y माइनस 165 उसको आपने v सपोज किया, तो वो सिग्मा v स्क्वायर, ठीक है ना, सिग्मा v स्क्वायर वो हो गया, कितना दिया हुआ है 105। और थर्ड जो दिया हुआ है कि x माइनस 170 मल्टीप्लाई वाई माइनस 165, तो इसको ही सिग्मा u और सिग्मा v, ठीक है ना भाई, इसी को ही हम सपोज कर लेंगे सिग्मा u v, के सिग्मा u एंड ये v है कि जिसकी वैल्यू दी गई है 45, हो गया ना ये। हाँ, पर फॉर्मूला में अभी भी सिग्मा u सिग्मा v वो हमारे पास नहीं है, तो उसे ढूंढेंगे। जैसे सेकंड चैप्टर में भी ये लॉजिक लगाया था कि सिग्मा u की वैल्यू अगर खाली ढूंढनी है तो उसके लिए फॉर्मूला लगती है कि सिग्मा x माइनस 170, है ना, u की जगह पे x माइनस 170, जहां ये सिग्मा दोनों के लिए होता है सिग्मा x माइनस सिग्मा 170। तो सिग्मा x की वैल्यू है कि सिग्मा x की वैल्यू कितनी दी गई है 1020, ठीक है, और सिग्मा 170 मतलब कि 170 को n से मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड चैप्टर में भी ऐसा था ना कि नंबर का सिग्मा हो मतलब उसको n टाइम्स लिखना है, तो 170 इंटू 6 अगर कर दे कि 6 7 जा 42 एंड 10 1020 ये आएगा, बराबर 1020 मतलब कितना आ जाएगा 0, बराबर, ये सिग्मा u भले 0 आया। और सिग्मा v भी अगर ढूंढे तो सिग्मा v की फॉर्मूला आती है v में y माइनस 165, तो मतलब सिग्मा दोनों के साथ सिग्मा y माइनस सिग्मा 165, तो y और 165 ये दोनों अगर लिखें हम लोग तो सिग्मा y की वैल्यू है हमारे पास कितनी 990, और सिग्मा 165 मतलब ये सिग्मा y की वैल्यू तो थी ना हमारे पास, और सिग्मा 165 तो 165 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 से अगर मल्टीप्लाई करें 6 5 30, 6 6 36 और 39, 6 और 3 9, 990, आंसर 0, ये भी 0 आया। तो ये सब वैल्यू लेकर आप uv की फॉर्मूला b में और r में भी uv की फॉर्मूला रखोगे तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है, कि स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता हो कि भाई कैसे करना है, तो भले आप ये मेथड याद रखो। सेकंड चैप्टर में हमने शॉर्ट सम में याद करवाया था ना कि भाई ऐसे कुछ भी हो तो uv में कन्वर्ट कर दो, तो भले इसके लिए भी याद रखो। और अगर आपको लॉजिक चलता हो कि नहीं इसको x माइनस एक्स बार से ही करना है तो वो भी ठीक, जो आपको इजी लॉजिक लगे, बरोबर, ध्यान में आ रहा है। पर खास बात जो ये वीडियो में बना रहा हूँ, ये टॉपिक बना रहा हूँ, ढूंढना कैसे है फॉर्मूला तो लग जाएगी भाई, लेकिन जो फाइंड करना है लिखा हुआ है कि रिलायबिलिटी चेक करो, तो बिना भूले कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ढूंढना है, ढूंढोगे ना भाई, पक्का ध्यान में रहेगा ना ये, हाँ भाई ध्यान में रखना। और ऐसा ही आपके सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइनल एक्सरसाइज सेक्शन एफ का क्वेश्चन 5, वो आप लोग अब ट्राई करना। देखो उसमें भी वही दिया हुआ है कि रिलायबिलिटी चेक करनी है, मतलब ये इक्वेशन तो बनानी है साथ में ये भी ढूंढना है, बिना भूले ये चेक करना भाई, रहेगा ध्यान, ठीक है भाई। तो आज ये देख लो, अब इस चैप्टर के थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, एक दो ही लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, वो कल के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, तो चैप्टर 3 के लॉन्ग सम कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, ओके, चलो, थैंक यू।